नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं योगी बाबा के उस स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने कहा है कि 2024 में 80 में से 80 सीटें भाजपा को आ सकती हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं ओंकार चौधरी जी, अभिषेक तिवारी जी और फयाज अहमद फैजी जी। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी, मैं आपसे ही आराम करूंगा। मैं काफ़ी ढूंढता रहा लेकिन मुझे सेगमेंट वाइज आंकड़े यहाँ के नहीं मिल पाए हैं। अभिषेक जी आपके पास हो तो आप बता दें, ओंकार जी आपके पास हो तो पहले जो सेगमेंट वाइज दोनों के आंकड़े यदि हों तो उसकी चर्चा हम कर लें, यदि नहीं हो अभी तो अभिषेक जी के पास होंगे, मेरे पास तो इस समय नहीं है। नहीं, कल तो मैंने आंकड़े निकाले थे लेकिन अभी लैपटॉप में लेके आया नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है लगभग। हाँ बताएं। बस यही जानना चाहते हैं कि लीड, जैसे रामपुर में तो 5 के 5 सेगमेंट में लीड मिली है भाजपा को, और यहाँ तक कि रामपुर सदर से भी मिली है, और मिलक है, बिलासपुर है, और जो उनका अब्दुल्ला आजम का स्वार टांडा है वहां से भी, और जी वहां तो पांचों के पांचों सेगमेंट से लीड है। पांचों के पांचों से लीड मिली है। आजमगढ़ की क्या स्थिति है? जी, आजमगढ़ में सदर, सिगड़ी और लालगंज। देखिए, ये 3 वो जगह हैं जो पिछली बार भी हो रही थी विधानसभा में, जब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे अगर अच्छे से बीजेपी चुनाव लड़ जाती है तो जीत सकती है। अब 2 फैक्टर पूरे यूपी में काम किया है सर। जब चूंकि मैं भी ग्राउंड पे नहीं था और इसको लेकर के कोई खास किसी में उत्साह नहीं था, सबको पता था कि रामपुर बीजेपी नहीं जीतेगी। आजमगढ़ में लोगों को यह पता था कि निरहुआ पिछली बार की तरफ फाइट जरूर कर सकता है, पर वो उसका भी जीतना मुश्किल है। लेकिन अब 2 चीज हम सब ने नेग्लेक्ट किए। मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे भी। पहली, योगी जी की ताबड़तोड़ रैली, और दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट रामपुर में, जो केशव प्रसाद मौर्य जी अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनके टच थे और वो बहुत अच्छा वहां पे उन्होंने काम किया, बूथ लेवल तक वो गए। योगी जी जब दूसरी रैली आजमगढ़ में किए थे, तब मुझे याद है कि आजम खान को आकर के कहना पड़ा था कि मुसलमानों, गुड्डू जमाली को वोट मत देना। अब मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि गुड्डू जमाली कौन है। आजमगढ़ नहीं, पूर्वांचल का सबसे रईस, जिसको कहते हैं सबसे धनवान में से एक आदमी है, जिसकी घोषित संपत्ति 250 करोड़ की, सिर्फ घोषित संपत्ति, जो उसने एफिडेविट में दिया था चुनाव आयोग को। तो आप समझ सकते हैं कि किस बूते से चुनाव लड़ा। 2019 और इस चुनाव में एक फैक्टर जो मैंने फेसबुक पोस्ट पे भी लिखा था, लोगों को ध्यान होगा जो मुझे फॉलो करते हैं, कि बीएसपी का 2,20,000 का वोट फिक्स है, बीजेपी का 3 लाख और 3 लाख समाजवादी पार्टी का, ये फिक्स्ड वोट है। 70,000 वोट का खेल है, जिधर भी शिफ्ट होगा थोड़ा बहुत, उधर गेम चेंज हो जाएगा, और वो होता हुआ नजर आया। इसीलिए इसमें सदर वाला जो है और सिगड़ी विधानसभा की तरफ अगर आप जाएं, तो इन दोनों जगहों पे जो बीजेपी को बढ़त मिली है, उसने वो काम कर दिया। और सर एक जरूर जोड़ दूंगा इसमें, पासी वोटर। पिछली बार जो विधानसभा हो रहा था, पासी वोटर, चूंकि हर बार ये अपना कैंडिडेट नया बदल देते हैं, कभी नीलम सोनकर उतार देंगे, कभी वंदना सिंह को उतार देंगे एकदम हवाई जहाज से, और आजमगढ़ कैसे जीतना इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये जो फैक्टर बदला कि इन्होंने निरहुआ को रिपीट किया। और एक चीज जो आजमगढ़ में हुई, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री एकदम पूरे चुनाव तक, जो पूर्वांचल के एक खास समुदाय के वोटरों को बहुत इंपैक्ट करती है, चाहे पवन सिंह हो, चाहे निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, अम्रपाली हो, ये डटे रहे, चुनाव तक नहीं हटे। जिस दिन चुनाव था उसके बाद ही ये हटे हैं, और यही सब चीजें रही। बाकी तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि अखिलेश यादव की क्या गलतियां रही और क्या कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस रहा। जी, अब हम चलते हैं ओंकार जी के पास। ओंकार जी, 80 में से 80 संभव है क्या? कुछ भी संभव है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है।
आप जरा याद करिए 2018 जब गोरखपुर, फूलपुर और कैराना ये 3 उपचुनाव हो रहे थे और शायद एक अलग हुआ था, 2 एक साथ हुए थे। तीनों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तब 2019 में चूंकि लोकसभा चुनाव होने वाले थे, तमाम तरह की बातें की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो है। और चूंकि गोरखपुर तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही था, फूलपुर वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास था, तो दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई थी। तमाम कैराना तरह भी के भारतीय जनता पार्टी के पास ही था, हुकुम सिंह जी जी के जी मृत्यु के जी बाद उपचुनाव हुआ था। हाँ, हुकम सिंह साहब के पास। तो जब 3 सीटें इनके हाथों से निकल गई थी तो बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन 2019 में क्या हुआ हमने देखा है। 64 सीटें फिर भी 80 में से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जीत गए। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो कोई ऐसा ऊंच नीच होते ही छलांग लगा करके नतीजों पर पहुंचना शुरू कर देता है कि साहब अब तो बस उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योगी जी ने जो कहा है वो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का सर्जन करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए या एक जो लीडर की क्वालिटी होती है उसका उन्होंने प्रदर्शन किया है एक तरीके से। और 2024 भी अगर हम देखें तो कोई बहुत दूर रह नहीं गया है और 2 साल का पीरियड कुछ होता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 2014, 2017, 2019, 2022 कंसिस्टेंटली जो है प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो तमाम तरह के झंझावातों से गुजरा है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि बरसों बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई थी 2017 के चुनाव के बाद सत्ता में। काफी समय बाद ऐसा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी वापसी कर रही थी। लेकिन अब चूंकि निरंतरता में प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में भी वो हुआ था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसको सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए, अमित शाह की का चुनावी प्रबंधन कह लीजिए, पहली बार पन्ना प्रमुख बनाए गए थे। बूथ लेवल पर बीजेपी ने एक ऐसा प्रबंधन करके दिया था जिसका नतीजों पर सीधे असर दिखाई दिया था। 80 में से 73 सीटें जीत ली। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय भारतीय जनता पार्टी की थी। और जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव के बाद लोकसभा में 5 से 3 रह गई है और जो बहन जी की पार्टी की हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। तो अगर ये कंसिस्टेंसी जारी रही संजय जी, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है या उसको दोहरा सकती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा जो योगी जी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीती जाएंगी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पश्चिम बंगाल में जो इनके वर्कर हैं, जो इनके नेता हैं, उनका मनोबल गिरा हुआ है। वहाँ इनको चपत लगने वाली है। ये लोग ठीक से पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। वहाँ पर 18 सीटें जीती थी 2019 में। वहाँ की भरपाई अगर कोई स्टेट कर सकता है तो वो यूपी कर सकता है, वो तेलंगाना कर सकता है। थोड़ी बहुत उम्मीद आप उड़ीसा वगैरह से कर सकते हैं। दक्षिण के एक तो राज्यों में कुछ सीटें बढ़ सकती हैं आपकी अगर आपने मेहनत की। पर अगर थोड़ा बहुत कहीं संभावनाएं हैं तो वो यूपी में ही हैं कि इन 64 सीटों को जो अब 66 हो गई हैं इनके सहयोगियों को मिला करके, इनको आप 73 से आगे लेकर के जाने की सोचें तो वो हो सकता है। उसको मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कह सकता। जी, अब हम चलते हैं फैजी साहब के पास। कल एक इंडिया टीवी में एक प्रोग्राम हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये जो सारा के सारी उपलब्धि है आजमगढ़ जीतने की और रामपुर जीतने की, ये सब मोदी जी के मित्र अब्बास भाई के कारण है। आपका क्या आकलन है? पहले आजमगढ़ के बारे में बताएं, फिर रामपुर के बारे में करें। जी जी जी।
देखें, मैं रामपुर और आजमगढ़ में जो लोकसभा चुनाव हो रहे थे, एक पसमानदा एक्टिविस्ट के नाते और पसमानदा समाज में जो हम लोग हलचल देख रहे थे, तो ये मान के हम लोग चल रहे थे कि मुस्लिम समाज में जो जातिगत विभेद है वो इस लोकसभा उपचुनाव में भी वो एक फैक्टर के तौर पे रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एक बड़ी अजीब बात है कि जो तथाकथित सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को नहीं छेड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव में उस चीज को आगे ले आए थे कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को भी एड्रेस करना चाहिए, अगर सामाजिक न्याय की बात हो रही थी। इस चुनाव में भी उस बात को थी। और आप देखेंगे कि आजमगढ़, विशेष रूप से आजमगढ़ में योगी जी ने अपने एकमात्र जो पसमानदा समाज से जिनको उन्होंने मंत्री बनाया, युवा है, उनको उतारा और उनके पीछे नौजवानों की बहुत भीड़ उमड़ पड़ी। और पसमानदा बाहुल है, विशेष रूप से बुनकर बाहुल है, जिस समाज से दानिश आजाद साहब आते हैं, और बड़ी नौजवानों की भीड़ हुई। अब उसका काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने फौरन हाजी रफीक अंसारी, जो मेरठ के विधायक हैं, और फिर जसमीर अंसारी को वहां उतारा। फिर बहुजन समाज पार्टी ने वहां पे तुरंत जो है सालिम अंसारी को उतार दिया। तो एक बड़ा रस्साकसी थी और वहां लग रहा था कि जो है मुस्लिम समाज में जो जातिगत विभेद है और जो सामाजिक न्याय का प्रश्न है वो वहां पे उछाल मार रहा है। और चूंकि पसमानदा आंदोलन वहां 20 साल से अच्छा काम भी कर रहा है, वहां बहुत वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन अशराफ, ये ऐसा लग रहा था। लेकिन वहां पूरा देखा जाए तो जो अशराफ की रणनीति थी वहां पे समाजवादी पार्टी को हराना। देखिए, अशराफ विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम तुष्टीकरण को जब बीजेपी ने एड्रेस किया है और उस पर चोट किया है, तो जो और तथाकथित सेकुलर पार्टियां थी उन्होंने भी अपने अशराफ नेताओं को थोड़ा सा स्पेस कम हुई उन पार्टियों में, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी में। तो अशराफ ने विधानसभा चुनाव में वैसी को बकायदा इसीलिए लाया गया था कि वैसी जब मुस्लिम हल्ला करेंगे तो जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं उसमें अशराफ नेताओं की पूछ बढ़ेगी। ठीक वही नीति आजमगढ़ में अपनाई गई। गुड्डू जमाली खूब ढंग से जानते थे, अभी 6 महीना पहले वो एक इलेक्शन में वैसी की पार्टी से मुबारकपुर विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था और कोई नंबर उनका नहीं आया। और फिर इतना पैसा लगा के, जैसा कि अभी अभिषेक तिवारी जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे, वहां पे अशराफ ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी को ये दिखा दिया जाए कि हम तुम्हारे गढ़ में भी अगर मुसलमान तुम्हें साथ न देंगे तो तुम हार जाओगे। ये उनका कॉन्सेप्ट था। इसके लिए उन्होंने वरिष्ठ पसमानदा कार्यकर्ताओं को भी बहकाया, कहा कि समाजवादी पार्टी ने आपको भागीदारी नहीं दिया है, इसलिए आप समाजवादी पार्टी का विरोध करिए। और लगातार सोशल मीडिया पे वरिष्ठ पसमानदा कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी का विरोध इसलिए कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने पसमानदा को भागीदारी नहीं दिया है। मैंने उनसे सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी ने कहाँ भागीदारी दिया है, तो वो खामोश हो गए। एक साहब कह रहे थे नहीं, सालिम अंसारी जो है वो आए हुए हैं। हमने कहा सालिम अंसारी को अगर टिकट मिल जाता है बसपा से तो क्या इस तरह से अशराफ वर्ग और ये जमाली गैंग आपको इलेक्शन जिताते? खैर, उसका जवाब नहीं दे पाए। कुल मिला के अशराफ का जो मकसद था वो पूरे मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण कर लेना। हम लोग भी खामोश हो गए कि चलो अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो वो अल्टीमेटली जो है भाजपा के हित में ही जाएगा, भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी जीतने का मैं व्यक्तिगत रूप से भी, आंदोलन रूप से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन सत्ता में रहने से देशज पसमानदा को एक मानसिक बढ़त तो होता ही है, उसका FIR तक लिख जाता है। और तथाकथित सेकुलर पार्टियां होती हैं तो उसमें भाईजान लोगों का ही वर्चस्व होता है। तो वहां अशराफवाद बिल्कुल जीत चुका है। वहां पे एक अच्छा ये हुआ कि वहां भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से चुनाव जीत। ये आजमगढ़ का। अब मैं रामपुर का बताऊं, जहां से हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। आजमगढ़ में हमें ज्यादा उम्मीद थी और हमें तो ये उम्मीद थी कि अगर नेक टू नेक यानी आमने सामने भी लड़ाई होती है और पसमानदा वोटर भाजपा की तरफ जाते हैं तो भाजपा जीत जाएगी। लेकिन ये चीज रामपुर में सही हुआ। रामपुर में जो पसमानदा, और वहां विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत ही नौजवान वो जावेद मलिक जी का मैं नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच बना के पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। वो लगातार वहां 2-3 दिन बने रहे, मोबिलाइज किया। और पहले से वहां बिखराव था। आजम खान से बहुत लोग नाराज थे। आजम खान ने कोई लीडरशिप डेवलप नहीं होने दिया वहां पसमानदा की। और एक जो वहां पे पहले से जो अशराफ वर्ग है, सैयद लोगों का जो नवाब है, वो भी उसने भी उसको हवा दिया। और दूसरी चीज, एक जो ये परिपाटी चली आ रही थी पूरे एक अशराफ द्वारा मुसलमानों को बरगला किया, इस तरह से भाजपा हराव वाली जो नीति थी, वो विधानसभा में भी और इस लोकसभा के दोनों चुनाव में भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कम हुआ। आप देखेंगे रामपुर में
वोटिंग का जो प्रतिशत था, मुस्लिम बहुल बिल्कुल क्षेत्र है वो, और वो वहाँ ये दो बातें समझ में आई, ना तो मुसलमान वहाँ भाजपा पसमानदा, विशेष रूप से पसमानदा मुसलमान वहाँ भाजपा को हराने के लिए निकला और ना आजम खान को जिताने के लिए निकला। एक तो बड़ा वर्ग खामोश रहा, दूसरा जो वर्ग निकला भी उसने खुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और आमने सामने की लड़ाई में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी ने एक शानदार जीत दर्ज किया है। मैं समझता हूं कि ये पसमानदा, और एक बात और इम्पोर्टेंट बताऊंगा, वहां कोई भी पहले से पसमानदा आंदोलन उतना मजबूत भी नहीं है, और वहां कोई बहुत बड़ा सीनियर हमारा पसमानदा कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन समाज ने स्वतः इस बात का संज्ञान लेके मुस्लिम समाज में जो जो जातियां दबाई जा रही हैं, जो देशज जातियां हैं, उनकी तरफ से ये प्रतिरोध हुआ, और वहां एक अच्छे मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। तो एक अच्छा संदेश गया, मैं समझता हूं, रामपुर के चुनाव में, कि मुस्लिम समाज के अंदर जो जातिगत विभेद है, जो सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए, एक बड़ी चीज है। तो मैं समझता हूं कि ये दो मेरे अंदर एनालिसिस है। बाकी जो नवाब का फैक्टर था, नवाब ने भी उस विभेद को उभारा ही, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो आजम खान से नवाब का एक पहले से नवाब घराने का जो एक टसल चली आ रही है, उसमें उन्होंने उस चीज को हवा दी। इसलिए एक अच्छा रिजल्ट रामपुर का दिखाई दे रहा, और रामपुर का रिजल्ट चौंकाने वाला। वैसे खुद हम लोग भी उम्मीद नहीं थी कि वहां पे इस तरह से इतने भारी भरकम वोट के मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत पाएगी। जी, तो क्या ये कह सकते हैं, जैसे रामपुर सदर में तो 32% ही वोट पड़े, तो ये कह सकते हैं क्या कि जब तक किसी अशराफ की लीडरशिप नहीं मिले तब तक पसमानदा जो है वो अपने दम पे कुछ नहीं करता है? यहाँ नवाब साहब थे तो नवाब साहब के साथ में लग गया। बिल्कुल ये बात देखिए, एक जब बड़े किसी आदमी के सहारा मिलता है, आसरा मिलता है, तो वो पसमानदा उस तरह से निकल के आता। अगर नवाब साहब शायद न सपोर्ट करते तो शायद उस तरह की बात न हो पाती, लेकिन फिर भी एक समाज के अंदर सुगबुगाहट है, पॉजिटिव सुगबुगाहट है। देखिए विधानसभा चुनाव में भी कम ही सही पसमानदा ने आजादी के साथ वोट दिया। हम ये नहीं कहते कि वो भाजपा को वोट दे या किसी को वोट दे, लेकिन वो अशराफ से आजाद होकर वोट देना सीख गया विधानसभा में, और इस लोकसभा में और स्पष्ट रूप से वो चीज दिखाई। एक बात मैं और यहाँ ऐड करना चाह रहा था कि जो आजम खान या कोई भी अशराफ नेता ये जो समझ रहा है कि जो जहां पसमानदा को चाहेंगे हाँक देंगे, उस पे भी एक बड़ी चोट पड़ी है अभी, और ये सजग हो जाने की बात है सेकुलर पार्टी, तथाकथित सेकुलर पार्टियों को भी, और ये जो अशराफ लीडरशिप की जो समझता है कि पसमानदा हमारा गुलाम है, हमेशा हमारे अकॉर्डिंग वोट करेगा। और मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं, कहीं ना कहीं इसमें आपके चैनल का भी, क्योंकि आपके चैनल ने लगातार, मैं समझ रहा हूँ पिछले 2 साल से मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के मुद्दे को, पसमानदा मुद्दे को अपना मंच प्रदान कर रहा है, और जयपुर डायलॉग को बहुत दूर तक, बहुत उसकी पहुंच दूर तक है, नीति निर्धारित करने वाले लोग इसको देखते हैं। मैं समझता हूं कि जयपुर डायलॉग का एक सेशन इस पे भी हो जाना चाहिए कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को, प्रश्न को उठाने पे समाज में किस तरह की बदलाव आया, और बहुत पॉजिटिव बदलाव आया। इसमें जयपुर डायलॉग का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी, धन्यवाद आपको। हमें नहीं, जो सत्य है वो बोलना चाहिए। ये मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा अरे आपकी नहीं कर भृगु रहा हूँ, ऋषि जो के सत्य आश्रम है से वो हैं मैंने संजय जी, किया। सत्य बोलते हैं अपने। जी 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 जी। अभिषेक जी, जी ये जो विशेषकर रामपुर का तो हमने देखा, रामपुर में आजमगढ़ वर्सेस नवाब की लड़ाई हो गई थी, अधिक लग रहा था। और ये जो प्रहलाद लोधी जो थे, ये भी घनश्याम लोधी, ये भी आजम खान के पुराने कार्यकर्ता बताए जाते हैं, तो उनको आजम जी खान के तौर तरीकों के बारे में भी पता था। हालांकि आजम खान साहब तो पूरी तरह से प्रशासन को दोष दे रहे थे। तो अब ये प्रशासन तो लोकसभा चुनाव में भी यही प्रशासन रहने वाला है, तो क्यों बेचारे जो है वो अपने ही मतदाताओं को डरा रहे हैं? उन्होंने तो संदेश दे दिया एक तरह से कि आप जो है वो अच्छा, अगले मैं चुनाव में भी मत अगर निकलना। आज्ञा दे तो मैं एक बात ऐड कर दूं। आजम खान साहब जब इलेक्शन जीतते हैं उस वक्त प्रशासन कोई इंग्लैंड अमेरिका से आ जाता है क्या? जब ये लोकसभा चुनाव जीते थे तो इंग्लैंड अमेरिका का प्रशासन होता है क्या? यानी वो है ना कि मैं मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, वही बात है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनको बड़ी तकलीफ है कि जहाँ 900 वोटर थे मुसलमान, वहां इनको इतना कम क्यों मिला? अरे भाई, तुम्हारे गुलाम थोड़ी है कि हमेशा तुम्ही को वोट दें। नहीं जी, नहीं, उसमें ये इनका भी तो कहना जांच था का, कि 900 वाले बूथ पे वोट ही 6 पड़े, तो लोग नहीं निकले ही नहीं उसमें वोट देने। संजय जी, उसमें जांच का विषय ये है कि जहां 900 वोट बता रहे हैं, उन 900 वाले वोट वाले बूथ में, उस क्षेत्र में ऐसे कौन से इलाके हैं
जहां जहां इनकी कृपा बरसी थी, जहां इन्होंने मुसलमानों को भी परेशान किया हुआ था, सर बिल्कुल मैं एक बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ, मैं एक जवाब देना जबरन चाहता हूँ। जबरन हाँ उनकी जमीनें हड़पी थी, जरा वो भी तो पैमाइश कर ली जाए कि वो इलाका कौन सा है। तो ये जब जेल से निकल करके आए थे, इनको एक्चुअल में ये गलत फहमी थी कि मैं 27 महीने अंदर रह करके आया हूं तो शायद मुझे हीरो वेलकम मिलेगा, लेकिन ये गलत फहमी में जीते हैं। दौर बीत चुका है, जवानी ढल चुकी है, बुढ़ापा आ गया है, सुधरने का और अल्लाह का नाम लेने का समय है। अब ये जो तमाम तरह की अपेक्षाएं पाले रहते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो नई लीडरशिप है वो आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाए, जेल में भी मिलने के लिए जाए, जेल से बाहर भी खड़ा हुआ मिले, जैसे शिवपाल यादव मिले, ऐसे ही राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव भी मिले। इनसे मिलने के लिए मुलायम सिंह यादव रामपुर आए। तो वो दौर बीत चुका है, पानी उतर चुका है। जितना जल्दी ये एक्सेप्ट कर लेंगे उतना सुखी रहेंगे। जी अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कह चाह रहा था कि बहुत डिबेट सुने, बहुत सारी बातें हुई। मैं जयपुर डायलॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, कल से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आजमगढ़ के मूल मुद्दे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए हुआ क्या है आजमगढ़ में। धर्मेंद्र यादव को जब एक दलित को पहले ये सीट देने वाले थे, उसके बाद वो सीट हटा दी गई और धर्मेंद्र यादव को दे दी गई कि आप लड़िए चुनाव, कोई बात नहीं, हमारा खानदानी सीट है, ये तो अनब्रेकेबल फोर्ट है, यहाँ तो कुछ हमारा किला ऐसा है। इसके बाद जो आजमगढ़ में पिछले 20 साल 10-15 साल से वो कार्यकर्ता जो इस उम्मीद में थे कि अब तो परिवार छूटेगा, तो यहां हम में से किसी एक को नेतृत्व का मौका मिलेगा, वो सपना चकनाचूर हुआ। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं सर। निरहुआ के साथ ऐसे कई समाजवादी पार्टी के कैडर मिल गए, उन्होंने कहा कि इस बार हरा देंगे ना तो अखिलेश यादव को पता चल जाएगा कि ये किला टूट सकता है, ये सेफ सीट नहीं है, तो परिवार के लोग आके खड़े नहीं होंगे। मैं बहुत मार्क करने वाली बात बोल रहा हूं जो अभी तक किसी ने बात नहीं की। और इस चक्कर में देखिए, मैंने पहले भी कहा 2019 में भी निरहुआ को 3.5 लाख वोट मिले थे, इस बार कम वोट हुआ तो उस हिसाब से 3 लाख 12 लाख वोट मिले। बीजेपी का वोट कहीं नहीं गया, जो बीजेपी का वोट था वो था बहुजन समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का 2019 में अलायंस था वो। अगर आप, और बहुजन समाजवादी पार्टी का पहले ही बता दूं कि आजमगढ़ में बहुत सारे इलाके हैं जो गढ़ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, उसका वो 2,20,000 फिक्स्ड वोट था, जो गुड्डू जमाली 2,60,70,000 के आसपास लेके आया। अब रह गए जो बचा हुआ वोट। मैं बता रहा हूं कि पिछली बार भी अगर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का अलायंस नहीं होता तो अखिलेश यादव आजमगढ़ से हार जाते। ये किला मैंने कहा था 2022 में भी कि मुझे लग रहा है कि दरारें पड़नी शुरू हो गई, जब मैं 2022 का इलेक्शन विधानसभा कवर कर रहा था, और वो दिख रहा है क्योंकि वहां एक बहुत यादवों के वो कैडर रहे हैं जो अब उनका पैंट घिस गया है सर, चापलूसी करते करते, जूता चप्पल पैंट जी सरकार करते करते घिस गया है। यही हाल देखिए जो फैज भाई कर रहे हैं ना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं इनसे तो हमारी मुलाकात होती रहती है पटना में, जब भी हमारे पास आते हैं तो, और इनको तो समझ में नहीं है। मैं तो इनको पासमानदा मुसलमान भी नहीं कहता, मैं तो भृगु ऋषि जी का शिष्य बोल के रह जाता हूँ, ये तो अब है नहीं। मुझे भी इस बात का गर्व है कि मैं भृगु आश्रम में पैदा हुआ हूँ, तो मुझे गर्व है इस बात का। ये जो कर रहे हैं पासमानदा को लेना, आपको याद होगा कि सर एक 2022 में भी मैंने वीडियो चलाई थी, तो कि 18 साल का युवा बच्चा आकर के कहा था कि मोदी तो हमारे अब्बा की तरह है, उन्होंने सब कुछ दिया फ्री है। तो कुछ पैकेट्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि 10, 20, 50 हो सकता है टोटल पसमानदा के वोट मिल गए होंगे, पर ओवरऑल जो मीडिया ये परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहा है कि मुसलमान वोट मिले हैं, बीजेपी को नहीं गए, वो बीएसपी को गए, ये मैं मान सकता हूं, वो भी मुश्किल से 10%। बाकी अशराफ आज भी जहां पे कहता है वोट वहीं पड़ता है, ये सच्चाई है। अशराफ ने बोल दिया कि अगर बीएसपी में वोट करोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, लोग डर गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, ये क्लियर बात मैं कर दूं। अब निरहुआ कहां एज ले गया,
रामपुर के बारे में बाद में बात करूंगा। निरहुआ हर उस यादवों के इलाके में गया जहां पे उसे ये लगा कि उसे कुजात जो कहा जा रहा है उससे इतर वो वर्ग जो टिपिकल अहिर वर्ग था, जो मान सकता था उसे कि ग्राउंड, चूंकि गाजीपुर का है भी लड़का, तो वहां पे उसे कुछ महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई, जो कि 10% के आसपास यादव टूटा है। यानी मात्र 10% यादव निरहुआ ने तोड़ा और रिजल्ट उसके फेवर में आ गया। बीजेपी की बुद्धिमत्ता सिर्फ इतनी है कि आजमगढ़ में पहली बार प्रत्याशी को एकदम ठीक जैसे कि अमेठी में आप करते रहे रिपीट, वैसे आपने रिपीट किया और रिजल्ट सामने आया। तो इसका लब्बो लुआब यही है। इससे एक और सबक बीजेपी को लेने की जरूरत है। रामपुर अभी भी आपके लिए सेफ नहीं है। आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटें अभी भी आपके लिए सेफ नहीं है। यह मत भूलिए कि वही समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे कि धर्मेंद्र यादव हार जाए। मेहनत उतनी ही कर, पुराना आजमगढ़ जिला तो उसकी 3 सीटें मान लीजिए, मऊ भी साथ मिलेगी। बिल्कुल 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 मऊ, लालगंज, आजमगढ़, ये पुराने आजमगढ़ जिले की 3 सीटें हैं। इसमें अभिषेक जी मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए पिछला चुनाव जो था लोकसभा का, वहां दिनेश लाल जी चुनाव हारने के बाद वो एक बेहतरीन कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे जिले के हैं, मैं बहुत बचपन से उनको देखता भी रहा हूं। वो लगातार एक मजे हुए पॉलिटिशियन और लीडर की तरह लगातार वो क्षेत्र में बने थे, लोगों के संपर्क में थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, वो मैदान छोड़ के हटे नहीं। तो दिनेश लाल जी का ये कौशल भी उनके इस जीत में, भले ही छोटी मार्जिन की जीत है, महत्वपूर्ण बात रखती कि जब लोग देखते हैं ना कि उसका बंदा, उसका नेता उसके साथ उठ बैठ रहा है, उसके बीच बना हुआ है, तो एक भरोसा, एक विश्वास होता है। तो ये भरोसा विश्वास आजमगढ़ के लोगों में दिनेश लाल यादव जी ने बनाया है, मैं इसको मानता हूं, मेरी जो अपनी समझ है। इसीलिए मैंने अमेठी वाला उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से स्मृति ईरानी हटी रही, निरहुआ नहीं हटा, बोला हम तो यहीं के। तो ये एक है। लेकिन रामपुर सर, मैं अभी भी कहूंगा 2024 में भी रामपुर आप नहीं जीतेंगे सर, वो नहीं होगा। एक चीज वोटिंग का मैं तो सोच रहा था कि दूसरे अशराफ को लड़ाएंगे, हमारे नकवी साहब को, पता नहीं नकवी साहब की हिम्मत नहीं पड़ी। 2 वोट पूरी फैमिली का सर। पिछले विधानसभा में इन अशराफों ने बीजेपी को ठगा है, बेवकूफ बनाया है, सिर्फ मंत्रिमंडल रखा है। इसीलिए योगी जी ने अशराफों को बोल दिया भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। बहुत बेवकूफ। और मुझे भी लगता है वो 2 वोट किसी पसमानदा ही ने डाल दिया होगा, इनका भी नहीं होगा। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरे एक सीनियर एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे थे कि जो पसमानदा बरसात के दिनों में छत जिसका छप्पर टपक रहा है, वो अपने बच्चे को सीने से चिपका के पूरी रात जिसने गुजारा है, उसके सर पे आज छत है जो अपने बच्चे को चैन से सुला पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गया है भाजपा की तरफ, और वो उसका जाना गलत भी नहीं है। तो लोक कल्याणकारी स्कीम से देखिए गरीब लोगों को फायदा हुआ है, तो गरीब कुछ न कुछ तो गया है, ये आप मान लीजिए। और थोड़ा सा पसमानदा आंदोलन और आप जैसे लोगों ने मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात को जब उठाया, ये भी उसको बात में समझ में आ रहा है कि भाई हमारा हक ये बाहर से आया हुआ मुसलमान खा रहा है। तो देखिए 2 ही कदम चला, लेकिन सही डायरेक्शन में कदम बढ़ रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूं। और एक इलेक्शन में बदलाव नहीं आएगा, एक इलेक्शन में और एक चुनाव में आप पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि उसने हिंदू समाज में भी सामाजिक न्याय को सही से एड्रेस किया। तथाकथित सामाजिक न्याय की पार्टियों की तरह धूर्तता के अंदाज में नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को सही से एड्रेस किया। अब वो मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। थोड़ा सा माननीय मंत्री दानिश अंसारी जी नहीं जुड़े रहे हैं समाज से, मैं बहुत खुले दिल से कहना चाहता हूं, पसमानदा समाज उनसे जुड़ना चाह रहा है, उनका बड़ा अच्छा वेलकम भी लखनऊ में किया गया, लेकिन वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं, और हाँ वो मुसलमानों के नेता बनना चाह रहे हैं, और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो सारे अशराफ हैं उनको दिन भर घेरे रह रहे हैं। इस मामले में मैं देख रहा हूं कि जावेद मलिक जो वैश्य समाज से आते हैं, तेली बिरादरी से आते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं और ज्यादा पसमानदा समाज की पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं। वो एक नया उभरता हुआ चेहरा मुझे पसमानदा समाज से भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, और ये एक अच्छा मौका है। कोई भी पसमानदा लीडर को ये मौका नहीं चूकना चाहिए और सामाजिक न्याय की बात को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा 2 मिनट में। देखिए जो बुलडोजर वाली बात चल रही है, अशराफ बहुत ही शातिर होता है। अशराफ ने हमेशा पसमानदा को ये समझाया
ये जो देश है हिंदुओं का देश है, ये जो सरकारें हैं हिंदुओं की सरकार है, और हिंदू जालिम होते हैं, हिंदू हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इसीलिए तुम पिछड़े हो, तुम्हारे पास एजुकेशन, जितनी बुराइयां हैं वो सब सरकार के मत थे। सरकार जरूरी नहीं कि भाजपा, ये कांग्रेस के सरकार को भी हिंदू सरकार कहते थे, ये गांधी जी को भी हिंदू कहते हैं, लोहिया को भी हिंदू कहते हैं, मुलायम सिंह को भी हिंदू कहते हैं, जिसको मुल्ला मुलायम सिंह मीडिया कहती थी, और अटल बिहारी वाजपेयी तो हिंदू थे ही। तो ये ऐसे कह के हम लोग को समझाया बुझाया गया है। अभी अभी जहां पे अशराफ डोमिनेंट है, जहां से वो चेयरमैन है, जहां से एमएलए एमपी है, उसने सरकार को बदनाम करने के लिए बुलडोजर जो है नगर पालिका के तरफ से गरीब पसमानदा के दुकान और मकान तोड़वाए। अभी अभी जो है बहराइच में ये काम हुआ है, जबकि योगी जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि सिर्फ माफिया और असामाजिक तत्वों के पे बुलडोजर चलेगा, किसी गरीब पे बुलडोजर नहीं चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया इस बात को। अभी ज्ञापन लेके मारूफ अंसारी साहब जो महासचिव पसमानदा महाज के, माननीय मंत्री दानिश जी से मिले थे इस बात को लेके कि योगी जी का निर्देश है, उसके बाद भी पसमानदा के घर गिराए जा रहे हैं। अब अशराफ कर क्या रहा है? एक तरफ वो सरकार को बदनाम कर रहा है, दूसरा पसमानदा के मन मस्तिष्क में बैठा रहे कि देखो ये बुलडोजर की सरकार है, ये तुम्हारे दुकान मकान गिरा रही है, और फिर उस पर दबाव डाल के। अशराफ बड़ा चतुर होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो 90% भारतीय मुसलमानों को देशज को भड़का के अपना उल्लू सीधा करता है। इस पे मैं आपके मंच से ये बात इसलिए कहना चाह रहा था कि आपके मंच को बहुत लोग देखते हैं, बहुत दूर तक बात जाती है। माननीय, मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इसको भी देखें कि अशराफ जो पसमानदा के घरों पे बुलडोजर चलवा रहा है, उस पर खुलेआम एक साहब चेयरमैन साहब जाके एक पसमानदा घर पे कह रहे हैं कि तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा दूंगा मैं। बताइए साहब, तो ये दोनों करते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ ये आपके मंच के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाना। अब ओंकार जी से पास जाऊंगा। अभिषेक जी आप थोड़ा रुकें जी। मैं ओंकार जी के पास जाऊंगा। ओंकार जी, अब आपका क्या विश्लेषण है विशेषकर रामपुर के बारे में, और इसके बाद फिर हम अपने अंतिम प्रश्न पर आएंगे 2024 की प्रोस्पेक्ट के बारे में। जी नहीं, रामपुर में तो देखिए मैंने बताया था कि एक तो अखिलेश यादव ना आजमगढ़ में उनकी रुचि रह गई थी और ना ही रामपुर में रह गई थी। रामपुर में जिनको चाहा उनको टिकट दिलवा लिया आजम खान ने। पहले कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भिजवा दिया, फिर अपनी पसंद का यहाँ कैंडिडेट उतार दिया। अखिलेश यादव ये सब राजनीतिक मजबूरियों के चलते करते गए, लेकिन शायद उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना, मुझे कोई प्रयास ही नहीं करना है, मुझे कोई संकेत संदेश देना ही नहीं है। इसी तरीके से चाहे जिसका दबाव रहा हो, शुरू में वो नहीं चाहते थे कि परिवार के कैंडिडेट को वहां उतारा जाए, धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जाए। वो विधानसभा चुनाव में भी जो लगातार उन पर आरोप लग रहे थे कि समाजवादी पार्टी तो वंशवादियों की ही पार्टी है, और तमाम लिस्टें भी जारी हो रही थी, 40-42 लोगों की लिस्ट जारी हो गई थी विधानसभा चुनाव से पहले कि ये देखिए इनके अपने खानदान के, अपने रिश्तेदारों के लोग किन किन पदों पर रहे हैं, किस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के मिनिस्ट्री से लेकर के निगमों बोर्डों में तमाम जगहों पर इन्हीं के खानदान के लोग काबिज रहे हैं। तो वो इससे डरे हुए थे। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने एहतियात बरता था, और इस चुनाव में, इस उपचुनाव में भी वो एहतियात बरतना चाहते थे। तमाम तरह की चर्चाएं डिम्पल यादव के बारे में भी हुई कि उनको उतारा जा सकता है, नहीं उतारा। धर्मेंद्र यादव को किस प्रेशर में, रामगोपाल यादव के या मुलायम सिंह के, किसके प्रेशर में टिकट दिया गया, लेकिन वो नहीं गए, क्योंकि उनको इस बात का डर था जैसे ही वो जाएंगे, इनके लिए वोट मांगेंगे, फिर वंशवाद का आरोप उनके ऊपर चस्पा कर दिया जाएगा। हालांकि गए नहीं गए, फिर भी आरोप तो लगा, क्योंकि धर्मेंद्र यादव उनके चचेरे भाई हैं, इससे तो वो इनकार कर नहीं सकते हैं। तो एक तो अखिलेश यादव का या मुलायम सिंह का बिल्कुल भी नहीं जाना, किसी भी इलाके में जाकर के वोट नहीं मांगना, ये बड़े कारण रहे। नंबर 2, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने अभी कहा भी था कुछ मिनट पहले, कि आजम खान को ये गलत फहमी थी कि जब वो 27 महीने की जेल काट करके रामपुर इलाके में आएंगे तो शायद पुष्प वर्षाओं के साथ लंबी चौड़ी भीड़, जयकारे, कुछ इस अंदाज में उनका वहां पर इस्तकबाल होगा
उनका स्वागत अभिनंदन होगा। तो वो सब तो हुआ नहीं, क्योंकि जब ये उरूज पर थे, जब ये अर्श पर थे पूरी तरीके से, जब ये आदमी को आदमी नहीं कहते थे, उस समय इन्होंने रामपुर के इसी क्षेत्र में क्या क्या कारनामे किए हैं वो तो सारा सामने आ गया। 88 मुकदमे इनके ऊपर, इनके खानदान के ऊपर, और इनकी बीवी भी, इनका बेटा भी, ये खुद जेल में। तो इनका पानी एक्चुअल में उतर चुका है, और इतने सताए हुए लोग इस इलाके में हैं कि वो एक मौका तो तलाश कर रहे थे कि इनको संदेश दिया जाए। अब मैं इनकी बाइट देख रहा था एएनआई को, जब ये बात कर रहे थे, वो एएनआई वाला कोई गरीब पत्रकार बेचारा पहुंच गया, उसको झिड़कियां दे रहे थे, ये बस गाली गलौच नहीं कर रहे थे, बाकी तो सारा जितना फ्रस्ट्रेशन हो सकता था वो निकाल रहे थे। और मैं क्या बताऊं, और मैं क्या बताऊं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? 900 वोटों का एक बूथ, जिस पर 6 वोट पड़े हैं या 2 वोट पड़े हैं, कहाँ चले गए हमारे वोट? अरे भाई, अपने आप से पूछो कहाँ चले गए, अपने कर्मों से पूछो, अपने व्यवहार से पूछो, और जो जिस इलाके की बात कर रहे हो जरा उसकी पैमाइश कर लो कि वहां कितने लोगों को तुम लोगों ने सताया हुआ है, कितने लोग आपसे नाराज हैं। तो ये निश्चित रूप से जो अभिषेक कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। 2024 में फिर चीजें उलट सकती हैं। रामपुर एक ऐसी जगह है, हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा है, ये जेल में ही थे और रामपुर में के लोगों ने इनको जिताया, सिर माथे पे बैठाया, पर लोकसभा चुनाव में इनकी ही पसंद के कैंडिडेट को जिस तरीके से हराया और इन्हीं के साथ काम करने वाले ने हराया, ये एक बड़ा संदेश है। और इससे ये भी पता चलता है कि रामपुर कोई अभेद्य किला नहीं है कि जिसको भेदा ना जा सके, जिसको फतेह ना किया जा सके। अगर प्रयास किया जाए तो रामपुर हो, आजमगढ़ हो, या कोई सा भी गढ़ हो, उसको फतेह किया जा सकता है। जी, अब हम आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न यह है कि क्या ये एक बुलबुला था, रामपुर और आजमगढ़ वाला, जो योगी जी का जो मूल लक्ष्य उन्होंने रखा था वो 75 सीटों का रखा था, और मेरे विचार से जो 5 सीटें उन्होंने छोड़ी थी वो 5 सीटें वही हैं जो समाजवादी पार्टी के पास हैं इस समय, और उसमें से 2 सीटें जीतने के बाद उन्होंने अपना मूल लक्ष्य जो है उसको रिवाइज करके और 80/80 कर दिया। तो आपको लगता है कि ये बुलबुला था और इस समय जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उसके अनुसार ये परिणाम आ गए, और बाद में जैसे ही अशराफ जब हुआ करेगा तो ये सारे तकलीद के मानने वाले वो सब वापस वहीं चले जाएंगे, और ये 5 सीटें तो ये निकाल ही लेंगे 2024 में। अभिषेक जी। अच्छा, मुझसे सवाल 2-3 चीजें हैं सर। मुझे आपकी आज से 1-1.5 साल पहले आपने मुझसे एक बात कही थी, वो बात याद आ रही है। अशराफ वर्ग इतना स्मार्ट है ना कि वो अपनी पॉपुलेशन वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करके बताता है कि यहाँ हम 30 नहीं 40% हैं। लेकिन जब मैं सहारनपुर इन सब के रिजल्ट्स देखता हूँ और जब मैं क्रॉस चेक करता हूँ वोटिंग परसेंटेज और जो वोट हो रहे हैं आजमगढ़ में ही, तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉपर सेंसेक्स की जरूरत है, क्योंकि इस देश में मुसलमान का तुष्टीकरण हो, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सरकारें। इसके लिए क्या आपने जो मुझसे 1.5 साल पहले बात कही थी उसको लेकर के सोचने की जरूरत है। क्या मुसलमानों ने जानबूझ करके अपना वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बताया है या सरकारों ने ऐसा कुछ किया है? क्योंकि ये बात मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं जो रामपुर में लोग कह रहे हैं। आजमगढ़ को आजम खान के नाम पे वो मुसलमानों के वोट मिले हैं। नवाब साहब पहले भी थे, इस विधानसभा में 2022 में भी थे। वो कुछ वोट हो सकते हैं 150-200, जैसे फयाज भाई जो कर रहे हैं, तो इनकी भी एक लिमिट है ना, एक रीच है। क्योंकि ज्यादातर अभिषेक तिवारी या संजय दीक्षित लोग ही प्रचारित कर रहे हैं, जो फयाज भाई सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं पसमानदाओं के लिए।
उसके अलावा कैप्चर आज भी मन पे जो है Right. मानसिक पटल पे उन्हीं का है। तो अब 2000 देखिए 68 सीट तो मैं कल जोड़ रहा था कि 68 सीटें कहीं नहीं गई। और संजय दीक्षित सर अभी टाइम है, लेकिन आज मैं एक बात बोल रहा हूं, 2 साल पहले मैनपुरी इस बार हाथ से जाएगा सर, कोई सीट जाए ना जाए लोकसभा का, उस पे जो काम हाँ, विधानसभा में तो चला ही गया। मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि वो विधानसभा ट्रेलर है सर, पूरी फिल्म लोकसभा में आपको दिख जाएगी। नहीं, उन 68 में रायबरेली है या नहीं है इस बार सर देखिए कांग्रेस का इस बार तो हम अलग विश्लेषण करेंगे। वैसे सर जो है ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए अमेठी में हो सकता है चीजें बदल जाएं इस बार, लेकिन अमेठी में मतलब राहुल भैया जीत जाएंगे क्या, वापस आएंगे क्या? देखिए राहुल भैया नहीं वापस आएंगे, इसके अभी तो नहीं बोल सकते। देखिए क्या है ना कि कुछ इल्जाम स्मृति ईरानी पे भी लग रहे हैं, जैसे कि 2014 से 19 के बीच में स्मृति ईरानी जी ने अमेठी नहीं छोड़ा था, लेकिन यह बात सत्य है कि 2019 के बाद 2022 तक अमेठी में उनका वो पहले जैसा जो कार्यक्रम होता था, वो लगातार जाती थी अमेठी में, वो चीजें कम हुई है। और वो गढ़ है राहुल गांधी का। एक बात समझ लीजिए कि कई बार कांग्रेस ने अपने इसमें कांग्रेस का वो टूटा है किला, फिर वापस कांग्रेस वहां पे बैठ गई है। तो एक वो कनेक्शन है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। वो 2022 में हम देखेंगे, 24 में जब हम लोग काम करेंगे ग्राउंड पे, मुझे लगता है कि हम लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलेक्शन के साथ ही एटीएस और जेडीएस की टीम ग्राउंड पे उतर जाएगी। उसके बाद हमारे पास 1 साल सांस लेने का फुर्सत नहीं होगा, तो उस समय हम देखेंगे कहां जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, 68 सीटें कहीं नहीं जा रही, 2-4 और आ सकती है, 75 भी हो सकता है, लेकिन 80 थोड़ा सा मुश्किल लगता है। मुझे नहीं लगता कि 80 हो पाएगा सर, 75 जाएगा हो सकता है, अगर बहुत अच्छा किया तो 75 जा सकता है, 68-70 श्योर। फयाज जी। जी, मैं अभिषेक जी से कहना चाह रहा हूं कि देखिए ओमकार जी बहुत ही मजे हुए पत्रकार हैं और बहुत एक्सपीरियंस हैं, तो जो आपकी स्पीड थी ना, उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगा दिया तो इसलिए जो है वो मैं कहना चाह, मैं भी जो है, देखिए मेरा जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा नीति है और विपक्ष की जो बिल्कुल बेनीति विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, बस भाजपा विरोध छोड़ दीजिए, तो इनके पास कोई चुनाव जीतने की, समाज को जोड़ने की कोई नीति है। एक तरफ मजा हुआ पहलवान है अपने सारे दावों के साथ, और उसके विरोध में कुछ नहीं है। तो अगर 80 सीट आती है तो कोई, जैसा कि ओमकार जी ने कहा, अतिशयोक्ति नहीं है, आ भी सकती है, लेकिन एक मुझे फिजिक्स में पढ़ाया जाता था कि किसी भी मशीन की 100% इफिशियंसी नहीं होती है, कुछ ना कुछ रह जाता है। तो 75 सीट तो मैं भी दूंगा। अब मैं एक बात और कह देता हूं, जो अभिषेक जी कह रहे थे कि जो भाजपा की मौजूदा नीति है, हिंदू समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस करके सबको भागीदारी की, देखिए अभी जितना बेहतरीन राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट लाया कोई सोच नहीं सकता था। और अभी मैं एक बात आपके मन से कह दूं, 3 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है और तीनों बार उसने वंचित समाज से राष्ट्रपति दिया है। पहला एपीजे कलाम जो मछुआरा पसमानदा समाज से थे, देशज मुसलमान से, उसके बाद कोविंद जी को, और फिर ये मुर्मू जी को आपने देखा। कभी उसने जो ब्राह्मणवादी पार्टी और सवर्णवादी पार्टी और क्या क्या जो कहा जाता है वो नहीं कहा। तो भाजपा ने भारतीय राजनीति इतिहास में जो उदाहरण दे दिया है सामाजिक न्याय के एतबार से, पूरी दुनिया में, पूरे मतलब अब तक का जो वो रहा है, आप कोई सामाजिक न्याय की पार्टी ऐसा बेहतरीन उदाहरण नहीं दे सकता, भले उसके ऊपर टैग लगाओ सामाजिक न्याय का, एक अलग बात है। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भले ही टैग लगा होगा कि ये सवर्णवादी पार्टी है और फांसी क्या क्या दुनिया भर की बातें बोली जाती। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आगे के रास्ते में, और भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय को एड्रेस कर रही है। देखिए एक बिल्कुल एक थोक के भाव में जो वोट पड़ता था बीजेपी के अगेंस्ट, उसमें दरार पड़ी है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से एड्रेस करे और समाज के अंदर भी जो सोशल एक्टिविस्ट है उसको काम करें, तो ये एक बड़ी लीड होने जा रही है और भारतीय राजनीति इतिहास में एक नए तरह का ये प्रयोग है। और अब तक मैं पूरी दुनिया में कहीं मुसलमानों के अंदर सामाजिक न्याय नहीं है। बाबा कबीर पहले आदमी थे इस देश के अंदर पैदा होने वाला जो मुस्लिम समाज में, इस्लाम में और जो मुसलमानों में जो नस्लवाद, जातिवाद था उसके खिलाफ वो पहली आवाज थी, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। एक अजीब विडंबना है कि मुस्लिम समाज में वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे कोई सुधारक पैदा होता है, एक तो इनके यहाँ होता नहीं है, अगर होता है तो उसकी पोजीशन आज विलेन की है समाज में,
जो इनके यहाँ क्रूर बादशाह पैदा हुआ है वो हीरो है, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जो इनका माफिया है, गुंडा है, वो मुस्लिम समाज का हीरो है, और हम जैसे लोग मुस्लिम समाज के विलेन होते हैं। तो उसको अगर कोई एड्रेस करता है तो पूरी दुनिया में एक ये बेहतरीन उदाहरण जाएगा कि भारत देश एक ऐसा देश है जहां सर्वप्रथम मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक न्याय स्थापना करने की बात की गई, और ये देश के लिए भी अच्छा होगा, राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा होगा। और इस चीज को अभी सेकुलर, तथाकथित सेकुलर और सामाजिक न्याय की पार्टियां समझ नहीं पा रही। तो अगर यही रास्ता, यही दिशा में लोग बढ़ते रहे तो 75 कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, और 80 भी हो सकता है, अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो मैं समझ पाया। जी हाँ, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि पसमानदा तकलीद से बाहर आया है, तो बाद में समय लगता है, समय देखिए राजनीतिक भागीदारी ऐसी चीज है, जिस तरह से एक युवा दानिश सेल्फी लेने के लिए उसके साथ नौजवान पसमानदा दौड़ के जा रहा है, उतना वो शाहरुख खान, सलमान खान की सेल्फी लेने नहीं जाता है। तो उत्साह तो है ही है। 15 से 25 का जो पसमानदा वर्ग है नौजवान, उसके अंदर बहुत उत्साह है दानिश को लेके, लेकिन दानिश जी निरुत्साहित लग रहे हैं, उनके अंदर वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है, पार्टी भी एड्रेस करे, समाज भी एड्रेस करे। जी पूरे भारतीय लिबरल समाज में सामाजिक न्याय के पथ प्रदर्शक और प्रवर्तक श्री मोहम्मद जुबैर जी को अरेस्ट कर लिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिमों में सामाजिक न्याय की जो ये एक दौड़ भाजपा ने शुरू की है, उसको निश्चित रूप से धक्का लगेगा। तो ये अभी मैं इस पे एक बात कह दूं। देखिए, अशराफ वर्ग है, चाहे इस देश का तथाकथित सेकुलर लिबरल लेफ्ट वर्ग है। मोहम्मद जुबैर को सामाजिक न्याय का पथ प्रवर्तक, पथ प्रदर्शक नहीं मानते क्या? जी, मैं संजय जी, ओमकार जी, मैं आप दोनों लोगों का जो मैं चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। देखिए, जो इस देश के अशराफ वर्ग है, जो तथाकथित सेकुलर लिबरल लेफ्ट तबका है, उसको ना देश सेकुलर चाहिए और सामाजिक न्याय कम्युनल चाहिए। सिर्फ हिंदू समाज में सामाजिक न्याय हो, मुस्लिम समाज में ना हो, और देश सेकुलर चाहिए साहब इनको। भाग जाएगी फिर अरफा खानम शेरवानी चल रहा है। आरफा खानम शेरवानी तो वो पहले ही कह रही थी कि साहब ये ऐसा जमाना आ गया है, पता नहीं क्या जमाना आ गया है। मैंने उनको लिखा था आज के, भाई तुमने बहुत देर में पहचाना तो मामला तो गड़बड़ी है। ओंकार जी, आपका अंतिम। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि ये संभव है या असंभव है। एक तो जो डॉक्टर फयाज अभी कह रहे थे कि 3 राष्ट्रपति चुने, और वो ऐसे वर्ग से चुने जिनकी हमेशा उपेक्षा होती रही है, जिनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नंबर 2, उत्तर प्रदेश चुनाव से करीब 7-8 महीने पहले जब मोदी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया था, वो लिस्ट अगर आप उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि उसमें समाज के ऐसे ऐसे वर्गों को, ऐसे ऐसे समुदायों को कैबिनेट में स्थान दिया था उन्होंने, जो उपेक्षित, वंचित और गरीब तबके से आते हैं। उनको कभी प्रतिनिधित्व उस तरीके से नहीं दिया गया किसी सरकार में। जब योगी की सरकार बन रही थी तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखा गया। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी कुछ ही महीने पहले मेरे भांजे की बेटी की शादी थी, मेरठ में थी। बहुत सालों बाद मेरी एक ऐसे नेता से मुलाकात हुई जो अब राज्यसभा में हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हुआ करते थे, जनता दल में हुआ करते थे। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई वहाँ की जो संस्कृति थी उन दलों की, और भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है कामकाज करने की और दूसरी, कैसी है? तो पता है उन्होंने क्या कहा मेरे कान में? ओमकार जी, यहाँ काम बहुत करना पड़ता है, बहुत दौड़ाते हैं, बहुत दौड़ाते हैं। अभी भी मेरे पास अगले 1-1.5 हफ्ते के सारे कार्यक्रम आए पड़े हैं कि आपको वहां जाना है, आपको वहां जाना है, आपको ये कार्यक्रम लेना है, आपको वो करना है। तो मैं इनसे निवेदन ही करता रह जाता हूं कि आप गाजियाबाद का दे दो मुझे, आप मुजफ्फरनगर का दे दो, सहारनपुर का दे दो, मुझे कम से कम उधर का जौनपुर का या दूसरी जगहों का तो कार्यक्रम अभी मत दो, मुझे दौड़ते हुए बहुत समय हो गया। इससे पता चलता है कि किस तरह से इन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। ये ट्वीट की कबड्डी नहीं खेलते हैं, जैसे अखिलेश यादव से लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अब ट्वीट से ही वोट ले लो। फिर अगर ये संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन,
राज्यसभा के मेंबर को भी चैन से नहीं बैठने दे रहा है नॉर्थ या साउथ ब्लॉक में या एवेन्यू में, उसके अपने फ्लैट में, तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ता को, नेता को, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नहीं है, उसको कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जो लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं उसको डिफीट करना बहुत मुश्किल है। और वो कोई भी टारगेट अचीव कर सकता है। अगर वो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में है, वो कोई भी टारगेट अचीव कर सकता है। जी जी, तो अब आपसे अंतिम जो प्रश्न था उसका उत्तर नहीं दिया आपने। 80/80 या कम? मुझे संदेह है। बाकी तो चमत्कार को नमस्कार होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि 80 सीटें आएंगी। जी, तो अब हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। ओंकार जी को, अभिषेक जी को और फयाज जी को इसमें सम्मिलित होने के लिए जय श्री बहुत राम। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।